आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। माँ जगत जननी, माँ सरस्वती, माँ बीड़ापाणी जगदम्बा के आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से मुझे लॉकडाउन के इस कठिनतम समय में कुछ ऐसी प्रेरणा मिल रही है कि मैं विशेषतया विधि के क्षेत्र में एक चैनल की शुरुआत करूं, और जो मेरे द्वारा कर भी दिया गया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि विधि के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों एवं देश समाज तथा जो भी व्यक्ति कानून की विभिन्न बारीकियों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके लिए यह मेरा चैनल लाभकारी सिद्ध होगा। आप सभी से विनम्र गुजारिश भी करता हूं कि इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में जो भी राष्ट्र में नवीनतम कानूनी संशोधन हो रहे हैं उनकी जानकारियां समय समय पर आप सभी को मिलती रहे। पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह वीडियो जो विशेषतया एक संक्षिप्त वीडियो में बनाने जा रहा हूं और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस वीडियो का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि जो भी विधि के विद्यार्थी डिग्री प्राप्त कर किसी भी संबंधित राज्य में जो अधिवक्ता परिषद है अपना नामांकन कराते हैं और वकालत प्रारंभ करते हैं, तो उन्हें जो शुरू में प्रारंभ होने वाली जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और लगभग उनके जीवन का लगभग 5 वर्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस 5 वर्ष में उन्हें क्या क्या करना चाहिए, उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रकाशित करूंगा। आशा है विधि के ऐसे नवागत विद्यार्थी जो बिल्कुल अभी वकालत प्रारंभ किए हों और लॉकडाउन के समय में घरों में, तो उनके लिए विशेष रूप से यह वीडियो है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जैसे ही उनकी वकालत शुरू हुई है तो सबसे पहले वे यदि फौजदारी के क्षेत्र में वकालत प्रारंभ करना चाहते हैं और निचली अदालत में जो जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायालय है, मजिस्ट्रेट न्यायालय हैं, उन न्यायालयों में यदि वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको 3 महत्वपूर्ण एक्ट हैं और जो कानून हैं उनका गहराई से अध्ययन कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम तो भारतीय दंड संहिता का अध्ययन कर लेना चाहिए। दूसरी जो संहिता है, बड़ी महत्वपूर्ण संहिता है, वह है अपराध प्रक्रिया संहिता, और तीसरी महत्वपूर्ण संहिता है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ये तीनों जो है एक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं और फौजदारी की वकालत के लिए अगर इनको, जैसे हमारे धर्म ग्रंथ गीता है, वह भी कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है जो पूरे अपराध शास्त्र और पूरे अपराध वकालत की शुरुआत करती हैं। तो सर्वप्रथम भारतीय दंड संहिता की जितनी भी धाराएं हैं उनका बारीकी से अध्ययन करें। अपराध प्रक्रिया संहिता का अध्ययन करें। अपराध प्रक्रिया संहिता में विशेषतया आरोप प्रतिरक्षा के जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, बहस, और इनका गहराई से अवलोकन करें। आप सभी यदि अगर अपने पिछले विद्या अध्ययन पर गौर करेंगे तो आपको मूट कोर्ट के बारे में भी बताया गया होगा। फौजदारी की वकालत में 2 महत्वपूर्ण कड़ियाँ और एजेंसियाँ होती हैं। एक पहला पक्ष होता है अभियोजन का और दूसरा होता है अभियुक्त का। अभियोजन पक्ष जो है, जो शासन है, वह अभियोजन का पक्ष होता है। राज्य सरकार का यह दायित्व होता है कि प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक अपराध जो हो रहा है उसका विचारण करे। तो राज्य सरकार अपने इसी दायित्व के तहत प्रत्येक न्यायालयों में अभियोजक अधिकारी नियुक्त करती है। तो एक पक्ष होता है अभियोजन का और दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष होता है अभियुक्त का। यदि विधि के ऐसे विद्यार्थी जो वकालत प्रारंभ कर दिए हैं, उनके लिए यदि वे अभियुक्त की ओर से पैरवी करते हैं तो उन्हें आरोप का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। पहले सर्वप्रथम उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि अभियुक्त के ऊपर या उनके जो मुवक्किल हैं उसके ऊपर क्या आरोप लगा है।
दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो भी अंतिम प्रतिवेदन अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 173 खंड 2 के तहत पुलिस के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, उस चालान शीट का या अभियोग पत्र का पूरी गहराई से अध्ययन करें, न कि सरसरी तौर पर पढ़ें, बल्कि उस चालान को वे शब्दशः पढ़ें, एक एक शब्द को बारीकी से पढ़ें और कई बार पढ़ें। कई बार तो उस चार्जशीट को कम से कम 70-75 बार भी पढ़ना पड़ जाए तो पढ़ लें, क्योंकि कई बार जरूरी नहीं कि जो भी अभियुक्त या आरोपी है वह वास्तविक आरोपी हो, कई बार उसे झूठा भी फंसा दिया जाता है। जब आप उस चालान शीट को या अभियोग पत्र को बार बार पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं निश्चित ही उसमें खामियां प्रकट होने लगती हैं, जो कि अभियोजन पक्ष के द्वारा की गई होती हैं। और विशेषतया उन मामलों में तो होता ही है जिनमें कई बार जो है किसी व्यक्ति को झूठा फंसा दिया जाता है। तो जब अभियोग पत्र का आप गहराई से और बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे और साथ ही तीनों संहिताओं का शब्दशः अध्ययन कर लेंगे और अपराध प्रक्रिया संहिता के एक एक प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन करेंगे, तो आपको जब चालान शीट को आप कई बार जब पढ़ चुके होंगे तो आपको यह समझ में आने लगेगा कि कहाँ कहाँ जो है चूक हुई है या झूठा फंसाए जाने की संभावना कितनी प्रबल हो गई है। जैसे जब अभियोग पत्र को आप अध्ययन करेंगे तो सर्वप्रथम अपराध क्रमांक, घटना का समय, घटना का दिनांक, अपराध की विशिष्टियाँ और किस संहिता के तहत अपराध किया गया है, इस विवरण को अच्छे से अध्ययन कर लें। इसके बाद जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ लें और विशेषतया उस समय तो विशेष ध्यान रखें जब अभियोजन के द्वारा अंतिम प्रतिवेदन या चालान शीट प्रस्तुत की जाती है, वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब उस चालान शीट में जितने भी प्रपत्र लगे हुए हैं उसको गहराई से देखें कि जितना विवरण दिया गया है शुरू में, कि जितने दस्तावेज अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं उस चालान में है या नहीं बाद में फिर परेशानियां होती हैं। या कोई प्रपत्र छूट गया है, जब्ती पत्रक छूट गया है, उसको गहराई से इंडेक्स से देखकर पूरा अवलोकन करें कि चालान शीट पूरी तरह है कि नहीं। जल्दबाजी में कई बार क्या है कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, तो इसलिए शुरू से ही जो है बहुत सावधानी पूर्वक चालान शीट का अवलोकन करें। प्रकरण क्रमांक जो है जैसे ही चालान प्रस्तुत होता है तो उस प्रकरण क्रमांक को लिखना ना भूलें, ये हमेशा काम आता है। एक प्रकरण क्रमांक बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो अपराध क्रमांक होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको जरूर नोट कर लेना चाहिए। फिर चालान का जब पूरा अध्ययन आप करते हैं तो चालान में बहुत सारे बिंदु होते हैं, जैसे प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 154 के तहत ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस प्रथम सूचना रिपोर्ट को पढ़ें और प्रथम सूचना रिपोर्ट को सरसरी तौर पर न पढ़ें बल्कि उसे कई बार पढ़ें। जब कई बार पढ़ेंगे तो आप जो अपराध जिस प्रकार से घटित हुआ है उसका एक पूरा क्रम आपको पता चल जाएगा और जब आप अभियुक्त से उसकी प्रतिरक्षा पूछेंगे तब आप यह भली भांति जान पाएंगे कि कैसे उसकी प्रतिरक्षा की जाए। यदि झूठा फंसाया गया है तो कौन कौन सी ऐसी कड़ियाँ हैं जो झूठे रूप से जोड़ी गई हैं, उन्हें आप भली भांति पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार जब्ती के जो साक्षी होते हैं उनका अवलोकन करें कि क्या दूर के साक्षी तो नहीं बना लिए गए हैं, कहाँ के हैं, लोकल रेसिडेंट हैं या नहीं हैं, आसपास के हैं या नहीं हैं, पुलिस ने धारा 157 की कार्रवाई की है कि नहीं, निकटतम मजिस्ट्रेट को FIR की कापी भेजी है कि नहीं। उन सारी चीज़ों का बारीकी से अध्ययन कर लें। घटना स्थल का नक्शा मौका कितने दिन बाद बनाया गया है, घटना दिनांक से उसे टैली करें। घटना स्थल के आसपास कितने गवाह थे, वो गवाह कहाँ थे, लोकल थे या बाहर के थे, इसका भी गहराई से अध्ययन कर लें। ये सब बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जब भी प्रति परीक्षण होता है तो ये पूछा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है साक्ष्य का अध्ययन करें कि वह साक्ष्य क्या मौखिक साक्षी है
या हियर से एविडेंस है, डायरेक्ट साक्ष्य है, क्या डायरेक्ट एविडेंस है, उसने घटना को प्रत्यक्षतः देखा है या किसी से सुना है या सुना सुनाया है। तो कई प्रकार के साक्ष्य होते हैं। इन साक्ष्यों का भली भांति अध्ययन करें और उनकी एक लिखित कॉपी भर भी बना लें और उस कॉपी पे लिखते जाएं। प्रत्येक गवाह का नाम, उसका पता, उसके पिताजी का नाम, जो सारी विशिष्टियाँ उसको लिखते हुए पुलिस के समक्ष उसने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत जो महत्वपूर्ण कथन दिया है वह कथन, और जब वह न्यायालय में जब उसका मुख्य परीक्षण होता है अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, दोनों में भली भांति उनका तुलनात्मक अध्ययन करें कि उसने पुलिस के समक्ष क्या कथन दिया था और न्यायालय के समक्ष क्या कथन दिया था। अब यदि पुलिस के समक्ष साक्षी ने कुछ कथन किया और न्यायालय के समक्ष कुछ दूसरा कथन किया है तो यह एक विरोधाभास कहलाता है। और यदि पुलिस के समक्ष उसने कुछ बिंदुओं का लोप किया है और न्यायालय में उसने कोई नई बातें बतलाई हैं तो वह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसे लोप कहा जाता है और अंग्रेजी में ओमिशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से विरोधाभास और लोप, कंट्राडिक्शन एंड ओमिशन, आपराधिक ट्रायल की वो महत्वपूर्ण कड़ी होती है जिस पर अभियोजन का किला टिका होता है। यदि अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किए गए मामले में अनुसंधान के समय साक्षियों के लिए गए कथन में एवं न्यायालय के समक्ष दिए गए कथन में कोई विरोधाभास होता है तो यह अभियोजन के लिए घातक सिद्ध होता है और अभियुक्त की प्रतिरक्षा के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए जो पुलिस के जो कथन हैं, पुलिस के कथन अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत जो लिपिबद्ध किए जाते हैं उनको भी बहुत गहराई से अध्ययन करें। जब्ती पत्रक का अध्ययन करें गहराई से कि जब्ती के समय किनको साक्षी बनाया गया है, उनको नोटिस दी गई है कि नहीं दी गई है, और ऐसा तो नहीं है कि जो घटना स्थल है उससे बहुत दूर के गवाह रहे हों, तो वे गवाह क्या चांस विटनेस थे या वहाँ पर पहुँच गए थे। ऐसे बहुत से स्वर्णिम सिद्धांत हैं फौजदारी की वकालत के जो मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। इसी प्रकार जब्ती में देखें, जब्ती पे जो हथियार है उस हथियार की क्या प्रकृति है, क्या उस हथियार से ऐसी चोट कारित की जा सकती है, और उसकी तुलना जो डॉक्टर के द्वारा मेडिको लीगल केस जो MLC रिपोर्ट तैयार की जाती है उस रिपोर्ट से अध्ययन करें कि चोट की प्रकृति कैसी थी, क्या जो हथियार जब्त हुआ है उस हथियार से ऐसी चोटें कारित की जा सकती हैं। चोटें कई बार जो मानववध के केस होते हैं उनमें चोटें एंटीमार्टम थी या पोस्टमार्टम थी, कहीं ऐसा तो नहीं था कि मृत्यु के पश्चात चोट कारित की गई हो। तो अगर चोटें एंटीमार्टम हैं तो उनका भी प्रत्येक चोट का गहराई से अध्ययन करें, मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययन करें। तो इस प्रकार से जो एक संपोषक साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाई जाती है जो मेडिकल एविडेंस है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेडिकल एविडेंस के लिए आप मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस बाई मोदी का आप अध्ययन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पुस्तक है जिसमें आपको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में पूरा अध्ययन हो जाएगा। फौजदारी की वकालत करने वाले नवागत अधिवक्ताओं साथ ही विधि के विद्यार्थियों को भी शुरुआत से ही मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को जरूर पढ़ना चाहिए। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जिसमें चिकित्सा संबंधी जानकारियाँ दी गई हैं जिनका उपयोग फौजदारी की वकालत में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो सभी मैंने आपके समक्ष रखना चाहे। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दें जिससे समय समय पर मैं विधि के क्षेत्र में जो नवीनतम अपडेट हो रहे हैं उस पर वीडियो बना सकूं और माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा से ज्ञान का प्रसार कर सकूं। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही करबद्ध प्रार्थना भी करता हूं कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे विधि का यह ज्ञान विधि के विद्यार्थियों एवं
वकालत के कैरियर को अपनाने वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक सिद्ध हो, ऐसी मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ। सादर धन्यवाद।